चलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज अपने इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं हम। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मेन बेसिक सी अगर बात करें तो आपके पास ये है एक कोई सेल। इस सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, और उस डीएनए के छोटे से पार्ट को या डीएनए के सेगमेंट को जो अपने आप को एक्सप्रेस करके आगे प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, अगर उस कोशिश को हम विफल कर दें या फिर कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम स्टार्ट कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी कोई भी डीएनए का टुकड़ा जिसको हम कह रहे हैं जीन, और वो जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस का मीन कोई भी जीन या डीएनए का टुकड़ा जो प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है उसको हम जीन कहते हैं, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस जीन एक्सप्रेशन को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये जो जीन का एक्सप्रेशन है ये कैसे रेगुलेट होता है, कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, अगर चल रहा है तो कैसे इसको रोका जा सकता है, उसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमें पहले तो बेसिक सी बात ये थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि ये जो जीन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जीन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं हर एक सेल के पास। एक तो वो वाले जीन जो एनी टाइम ऑन रहते हैं, हर टाइम एक्टिव स्टेट के अंदर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं, या इन्हीं को हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है हाउस कीपिंग जीन, यानी एनी टाइम ऑन रहते हैं। जैसे जीन्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, जीन्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो जीन है वो एनी टाइम ऑन रहता है, एनी टाइम। उसके बाद दूसरे जो जीन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या इन्हीं को लग्जरी जीन भी बोलते हैं। ये वो वाले जीन होते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तब ये इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और अगर इसकी बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाला जो जीन है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाला जो जीन है वो एनी टाइम एक्टिवेट नहीं रहता। जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज आ जाती है तब वो ऑन हो जाता है, और जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज अवेलेबल नहीं होती तब वो ऑफ हो जाता है। तो हमें इस वाले पोर्शन के अंदर इसी बात के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि ये जो जीन जो है इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर जीन के एक्सप्रेशन को किस किस लेवल पे रोका जा सकता है, और कैसे जीन को साइलेंट किया जा सकता है, उसकी हम थोड़ी सी बात करें। जैसे अगर ये कोई है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को कहां पे रेगुलेट किया जा सकता है, ये उसके पास यहाँ पे है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे है सबसे पहले डीएनए। अब देखो, अब सबसे पहला स्टेप, कोई भी जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जानते हो यूकैरियोटिक के अंदर सबसे पहले डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद एचएनआरएनए के अंदर कुछ होती है मॉडिफिकेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग, और उसके बाद ये बनता है एमआरएनए। यानी पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन जिसे एचएनआरएनए बना, दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग जिसे एमआरएनए बना। अब ये जो एमआरएनए जो है इसको लाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जो स्टेप है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, और उसके बाद ये जो एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस से ये बनाएगा प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। अगर हम इस प्रोसेस को यहाँ पे लिखें तो सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए जो होता है
उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एचएनआरएनए बनता है, जिसको इमेच्योर एमआरएनए बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है, इसे बनता है फिर एमआरएनए। इस एमआरएनए का फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर प्रोसेस चलती है ट्रांसलेशन की, और फिर इससे बनता है कोई ना कोई प्रोटीन। तो देखो बेसिक सी बात ये कि अगर हम किसी भी इस डीएनए का जो पार्ट है जिसको हम जीन कह रहे हैं, उस जीन के एक्सप्रेशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इस लेवल पे उसको रोक सकते हैं, इस लेवल पे भी उसको रोका जा सकता है, इस लेवल पे उसकी फंक्शनिंग को रोका जा सकता है, और इस लेवल पे भी हम उसको रोक सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे आपकी किताब में लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या फिर जीन का जो एक्सप्रेशन है किस किस लेवल पे किया जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये जो रेगुलेशन है 4 लेवल पे किया जा सकता है। पहला जो है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दूसरा जो है उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, और तीसरा जो लेवल है ट्रांसपोर्टेशन वाला लेवल, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, और चौथा जो है वो ट्रांसलेशनल लेवल। ये जो 4 लेवल हैं, इन 4 लेवल पे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप सब जानते हो इस बात को कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो है प्रोसेसिंग लेवल नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सीधा ही एमआरएनए बन जाता है, इसमें कोई प्रोसेसिंग वाला लेवल नहीं होता। आप ये बात भी जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है, उसके अंदर न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, तो उसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला लेवल है ये भी नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या तो ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे रोका जा सकता है, या फिर उसके जो एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशनल लेवल पे भी रेगुलेट किया जा सकता है। और इसमें से भी अगर प्रीडोमिनेंट स्टेज पूछ ले तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाली जो स्टेज है, प्रीडोमिनेंट जो स्टेज है, ट्रांसक्रिप्शन वाली स्टेज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या इसकी ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। तो ये तो बात थी कि जीन एक्सप्रेशन को किस किस लेवल पे रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमें बात करनी लैक ओपेरोन के बारे में। देखो लैक ओपेरोन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहले तो इन दोनों नामों के मतलब आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लैक का मीन है लैक्टोज, और ये जो ओपेरोन जो है ये है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ ए डीएनए, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। और उस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अंदर लैक्टोज अवेलेबल हो। जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता तब इस डीएनए के सेगमेंट को या स्ट्रक्चरल जीन को रखा जाता है ऑफ। और इस चीज के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था जेकोब एंड मोनोड, ये 2 साइंटिस्ट थे, और इन्होंने पेरिस के अंदर अपना ये जो एक्सपेरिमेंट किया था 1961 के अंदर। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे 2, जेकोब और मोनेड, और इन्होंने 1961 के अंदर इस लैक ओपेरोन के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ लैक्टोज अवेलेबल है तो ये डीएनए का सेगमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपने आप को एक्टिवेट करके प्रोटीन बनाएंगे, और वो जो प्रोटीन जो है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे। और अगर एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के अंदर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला जो जीन है अपने आप को साइलेंट रखेगा। हम 2 कंडीशन ले सकते हैं। पहले तो इसकी अगर लैक्टोपेरोन की स्ट्रक्चर देखें तो मान लो कि इस तरह से जो होता है, एक हमारे पास डीएनए का सेगमेंट होता है, इस डीएनए के सेगमेंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर पार्ट, प्रमोटर जीन होता है, एक यहाँ पे आई जीन होता है, उसके बाद दूसरा प्रमोटर वाला भाग होता है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर वाला भाग होता है, और ये जो जेड वाई और ए, ये जो 3 जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन, तीनों मिलकर के जो है वो स्ट्रक्चरल जीन बनाते हैं। सबसे पहले देखो इसका अगर हम नाम लिखें प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन,
इसको बोलते हैं आई जीन। आई जीन का मीन इनहिबिटर जीन, जो प्रोटीन बनाएगा, जो इनहिबिट करेगा। यहां पे फिर प्रमोटर वाला भाग है, प्रमोटर रीजन। ये जो है ये ऑपरेटर वाला रीजन है, ऑपरेटर रीजन या ऑपरेटर जीन बोल सकते हैं इसको। और ये जो तीनों ZYA जो है ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे एक और बात आपको समझ लेनी अच्छी रहेगी कि ये जो ZYA ये जो स्ट्रक्चरल जीन जो है इसी को हम पॉलीसिस्टोनिक जीन बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन। पॉलीसिस्टोनिक जीन का मीन क्या है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA ये जो है एक पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनाएगा, पॉलीसिस्टोनिक mRNA। और उस पॉलीसिस्टोनिक mRNA से 3 प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, यानी जीन या डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की कैपेसिटी रखता है उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन, उसको हम सिस्ट्रोन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चरल जीन तो है ZYA 3 तरह की प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इस वाले जीन को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन। और वहीं पे ये जो आई जीन जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन, मोनोसिस्टोनिक जीन, क्योंकि ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की कैपेसिटी रखता है इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक जीन बोलते हैं, इसको पॉलीसिस्टोनिक जीन बोलते हैं। अब देखो, अब हम पहले तो वो बात करेंगे जब लैक्टोज जो है अब्सेंट होती है। अगर लैक्टोज अब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक डीएनए का सेगमेंट है, उसके पास यहाँ पे प्रमोटर वाला जीन, यहाँ पे आई जीन, यहाँ पे दोबारा प्रमोटर वाला जीन, फिर ऑपरेटर वाला रीजन, फिर ZY और A स्ट्रक्चरल जीन। अगर यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो प्रमोटर वाला रीजन है यहाँ पे आकर के अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर दोनों यहां से जुड़े तो इसके जुड़ने के बाद ये जो आई जीन है जिसको हम कह रहे हैं आई जीन, इसके अंदर स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर होगा ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा mRNA, और ये जो mRNA जो है ये इसके अपने अंदर करेगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के द्वारा ये बना लेगा एक प्रोटीन। और यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन प्रोटीन। और ये जो इनहिबिन प्रोटीन है इसी को हम बोल सकते हैं रिप्रेसर या इसी को इनहिबिटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये जो इनहिबिन प्रोटीन है ये जाकर के बाइंड कर जाएगा इस वाले के साथ इस तरह से। ये जो इनहिबिन प्रोटीन जब यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो ये जो प्रमोटर वाला रीजन है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ करके इस वाले स्ट्रक्चरल जीन को जो है एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और अगर स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा इसका मीन ये रहेगा साइलेंट या फिर ऑफ स्टेट के अंदर। इस तरह से काम होता है, कुछ नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर आगे प्रमोटर वाले रीजन पे जुड़ते हैं जिसकी वजह से आई जीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आगे फिर ट्रांसलेशन और प्रोटीन बन जाती है। वो जो प्रोटीन होती है इनहिबिन होती है और वो प्रोटीन जाकर के अटैच हो जाती है ऑपरेटर वाले रीजन से। ऑपरेटर वाले रीजन पे जुड़ जाने से प्रमोटर वाले रीजन में पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जुड़ करके यहाँ पे इस वाले जीन, क्योंकि ये बीच में आ जाता है, ये ऑपरेट करता है इस चीज को, तो ये इस वाले जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, साइलेंट रह जाएगा, जीन जीन ऑफ हो जाएगा। ये तो है जब लैक्टोज अनअवेलेबल होती है तब की बात। अगर इन्वायरमेंट के अंदर लैक्टोज अवेलेबल हो जाती है तब क्या मामला होता है, देखो कि ये मान लो आपके पास ये है एक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, ई कोलाई की सेल है, ई कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया था। अगर यहाँ पे लैक्टोज जो है वो अवेलेबल है, लैक्टोज आ गई इन्वायरमेंट, अगर लैक्टोज आ गई तो सबसे पहले क्या बात होगी कि ये जो लैक्टोज और लैक्टोज की परमिएबिलिटी जो है, लैक्टोज थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर इस सेल के अंदर जाती रहती है। जब ये जीन जो है साइलेंट होता है तो भी लैक्टोज थोड़ी सी अंदर जा सकती है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है ये लैक्टोज। और यहाँ पे आपको पता है आपका जो है वो जीन है, जीन है, यहाँ पे पी, यहाँ पे आई जीन, यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ, जेड, वाई और ए जीन।
अब मामला क्या होगा, ये लैक्टोज जैसे ही वो तो प्रोसेस होनी जो होगी, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आई जीन है जो है, आई जीन जो है यहाँ पे मान लो कि बना लिया उसने, इस तरह से बना लिया, इनहिबिन प्रोटीन बना दिया। अब ये जो लैक्टोज है जैसे ही अंदर जाएगी ये कन्वर्ट हो जाती है एलो लैक्टोज के अंदर, और ये जो एलो लैक्टोज जो है ये काम करता है इंड्यूसर की तरह। इंड्यूसर की तरह का मीन क्या, कि ये लैक्टोज ऐसे जाएगा और जाकर के जुड़ जाएगा एलो लैक्टोज, इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। मान लो दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये जो एलो लैक्टोज है इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो इनहिबिन प्रोटीन है ये तो आपको पता चल रहा है इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन, और ये रेड कलर वाला है ये एलो लैक्टोज है, और जैसे ही एलो लैक्टोज इसके साथ जुड़ गया उसके बाद ये जो इनहिबिन है ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाया तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जो है इसके साथ बाइंड करके इसके अंदर स्टार्ट करवा देंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जैसे ही इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है इसके अंदर बन जाता है एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, और जैसे ही पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना है आपको पता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट है, एक ये शुरू वाला पार्ट है, एक ये बीच वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है, 3 पार्ट है इसीलिए तो इसको पॉलीसिस्टोनिक बोला है। अब ये जो सबसे पहला वाला जो जेड पार्ट है ये वाई वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट है। अब ये जो जेड जो है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलो आगे इधर लिख लेते हैं, ये जो इस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए के पास 3 पार्ट है, एक तो जेड वाला पार्ट है, एक वाई वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट है। ये जेड वाला जो पार्ट है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला जो है वो बनाता है परमिएज, और ए वाला जो पार्ट है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो ये तीनों क्या काम करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है, और लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके ये उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी ग्लूकोज का यूज फिर एनर्जी के सोर्स के रूप में कर लिया जाता है। ये जो परमिएज जो एंजाइम है ये परमिएबिलिटी बढ़ाता है, परमिएबिलिटी, यानी लैक्टोज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जा सके उसके लिए परमिएज एंजाइम जो है वो परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड करता है विद बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, और कहां से, फ्रॉम एसिटाइल को ए, फ्रॉम एसिटाइल को ए से जो है एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। और ये मतलब यहां से ये वाला जीन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना स्टार्ट हो जाता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज जो है उसका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना देता है, और इसी ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो बिल्कुल ही आसान सी बात थी, कुछ भी मुश्किल था नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लें, वैसे कोई ना समझ में आने वाली बात है नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज हम अपना चैप्टर जो है कंप्लीट करते हैं। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।